Yeah. So what I have today for you? Today I have some remaining questions, and these questions are related to restoration comedy, restoration tragedy, 18th century novel या 18th century literature, जिसमें restoration एज को कवर किया गया है, ऑगस्टन एज और एज ऑफ सेंसिबिलिटी या एज ऑफ डॉक्टर सैमुअल जॉनसन। एंड हियर यू फाइंड कि क्वेश्चन नंबर 21 है, जिसमें पूछा जा रहा है कि 3 ट्रेजेडीज आर द फेमस ट्रेजेडीज इन इंग्लिश लिटरेचर विच आर वेनिस प्रिजर्व्ड, डॉन कॉर्डलॉस एंड द आर्फन। ये 3 ट्रेजेडीज हैं जो बहुत ज्यादा फेमस है। कहाँ पे फेमस है? 3 ट्रेजेडीज हैं जो काफी ज्यादा फेमस है। और ये जो तीनों ट्रेजेडीज जो फेमस है, इसके राइटर कौन है? कौन कौन से 3 ट्रेजेडीज है? वेनिस प्रिजर्व्ड, डॉन कॉर्डलॉस, द आर्फन। दीज आर द 3 ट्रेजेडीज विच आर हाईली फेमस। इन तीनों के राइटर का क्या नाम है? टॉमस ऑटवे। Then remember that ki yesterday I had taken 20 questions and today I will take 30 questions. Most probably there are 50 questions in this you can say in this sheet which I have shared with you. तो एक चीज ये है कि कुछ ट्रेजिडीज है, और वो ट्रेजिडीज कौन सी ट्रेजिडीज है? हीरोइक ट्रेजिडी का एग्जाम्पल है वेनिस प्रिजर्व, डॉन कार्लोस, द आर्फन। इसको किसने लिखा? टॉमस ऑटवे ने लिखा है। फिर अगला क्वेश्चन उसी पैटर्न पर है कि औरंगजेब नाम का ट्रेजिडी या ये प्ले जो है, जो कि इस बेस्ड ऑन स्ट्रगल फॉर एम्पायर इन इन इंडिया, जो भारत में एक तरह से जो साम्राज्य की स्थापना को लेकर के एक फैमिली, एक वंश की लड़ाई को दिखाया गया था। इसके राइटर कौन है? इसके राइटर जॉन ड्राइडेन। औरंगजेब भी किसका एग्जाम्पल है? रेस्टोरेशन ट्रेजिडी का एग्जाम्पल है। औरंगजेब इज ए प्ले रिटन बाय जॉन ड्राइडेन एंड इट्स एन एग्जाम्पल ऑफ रेस्टोरेशन ट्रेजिडी। तो ये 2 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट मिला, जिसमें केवल बुक्स का नाम दिया गया और इसके राइटर कौन है पूछा गया है। वेनिस प्रिजर्व, डॉन कॉर्डलॉस, द आर्फन। इसके राइटर टॉमस ऑटवे हो गए। औरंगजेब एक प्ले है, इसके राइटर जॉन ड्राइडेन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द पिलग्रिम्स प्रोग्रेस, ये 1675 में ये किताब आई। द पिलग्रिम्स प्रोग्रेस 1675 में आई है। ग्रेस एबाउंडिंग एक किताब आई है। द लाइफ एंड डेथ ऑफ मिस्टर बैडमैन एक किताब आई है। द हॉली वॉर 1682 में आई हुई है। इन सबके राइटर का क्या नाम है? और इन सबका जो थीम है वो क्या है? रिलीजियस थीम है और ये बाइबल से प्रभावित है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट चल रहा है, ये जान लीजिए। जनरल क्वेश्चन हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर को कवर करता हुआ है, जिसमें क्या क्या बात की गई है। पिलग्रिम्स प्रोग्रेस नाम की किताब 1675 में आती है, नंबर 1 पॉइंट। ग्रेस एबाउंडिंग जो किताब है वो आती है। द लाइफ एंड डेथ ऑफ मिस्टर बैडमैन 1680 में आती है। द हॉली वॉर 1682 में आती है। और साथ ही साथ जो है इन सब का जो थीम है रिलीजियस थीम है, एंड दे आर इन्फ्लुएंस्ड बाय द बाइबल, और वे सब बाइबल से प्रभावित हैं। इसके राइटर का क्या नाम है? जॉन बनियान। इसके राइटर का क्या नाम है? जॉन बनियान। तो जॉन बनियान की सारी किताबों को, पिलग्रिम्स प्रोग्रेस, ग्रेस अबाउंडिंग, द लाइफ एंड डेथ ऑफ मिस्टर बैडमैन, द हॉली वॉर, ये सब पूछा गया है। वन ऑफ द फेमस एसेज करें, एक महत्वपूर्ण एसे वो है कौन सा एसे है? इज एसे ऑन ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग। ये एक एसे है जो क्या है? एसे ऑन ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग। एक बहुत ही फेमस एसे जिसका नाम है एसे ऑन ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग। ये जो एसे है किसने लिखा है? इस एसे को किसने लिखा? एसे ऑन ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग किसने लिखा? जॉन लॉक ने लिखा। किसने लिखा? जॉन लॉक ने। तो यू फाइंड की क्वेश्चन नंबर 24 है, एक एसे है जिसका नाम है एसे ऑन ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग। इसको किसने लिखा? जॉन लॉक ने लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रोट अ वेल नोन डायरी पब्लिश्ड इन 1825 which opens on January 1st 1660 and ends on May 31st 1669। कह रहे हैं कि एक डायरी जो कि 1825 में पब्लिश होती है, और ये डायरी 1660 ईस्वी में 1 जनवरी 1660 का घटना कवर करती है, और 31 मई 1669 तक ये डायरी चलती है। इस डायरी के राइटर का नाम एक कई बार पूछा जा चुका है, सैमुअल पेपिस। बड़े डायरी सैमुअल पेपिस जो है एक बड़े डायरी राइटर थे, और जॉन इवलिन करके एक डायरी राइटर थे। तो सैमुअल पेपिस का डायरी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यह 1825 में पब्लिश होता है।
इसमें जिस घटना को कवर किया गया है वो 1 मई 1660 से लेकर के 1 जनवरी 1660 को लेकर 31 मई 1669 तक चलता है। Is known as the age of reason because the writers emphasized reason over superstition and science over blind faith। कह रहे हैं कि वह कौन सा एज है जिसको एज ऑफ रीजन के नाम से जाना जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्यों उसको एज ऑफ रीजन कहा गया? क्योंकि उस एज में साइंस को ज्यादा महत्व दिया गया, बशर्ते अंधविश्वास पर, बशर्ते ब्लाइंड फेथ पर, बशर्ते सुपरस्टिशन पर। तो 18 सेंचुरी को ही हम क्या कहते हैं? 18 सेंचुरी को एज ऑफ रीजन कहा गया, 18 सेंचुरी को एज ऑफ प्रोज कहा गया। किसने कहा? मैथ्यू अर्नोल्ड ने कहा था। तो अगर कभी भी क्वेश्चन आता है किस एज को एज ऑफ रीजन कहा गया? 18 सेंचुरी को कहा गया। तो 18 सेंचुरी इज नोन एज द एज ऑफ रीजन, 18 सेंचुरी इज नोन एज द एज ऑफ प्रोज। 18वीं शताब्दी को एज ऑफ रीजन के नाम से जाना जाता है और एज ऑफ प्रोज के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वन ऑफ द इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट्स ऑफ द 18th सेंचुरी, 18वीं शताब्दी का एक इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट क्या है 18th सेंचुरी इंग्लैंड? वाज द अपीयरेंस ऑफ कॉफी हाउस। कह रहे क्या रीजन था कि 18वीं शताब्दी में कॉफी हाउस लंदन में आता है? कॉफी हाउसेज इन लंदन। 18वीं शताब्दी में कॉफी हाउस लंदन में क्यों आता है या उसके आने के पीछे रीजन क्या था? उसके आने के पीछे का जो मेन रीजन था सोशल हिस्ट्री। उस समय का जो सामाजिक इतिहास था वह एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। कैसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है? इस तरह से बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कि उस समय की जो चीजें थी, उस समय की जो सिचुएशन थी, उसमें आप देखेंगे कि लोग एक जगह बैठते हैं। कॉफी हाउस एक प्लेस होता है जहाँ पे लोग बैठते हैं और आपस में सारे कंटेम्प्रेरी सिचुएशन पर परिचर्चा करते हैं। दे शेयर देयर व्यूज विद ईच अदर, they share, they give their opinion on contemporary issues को लेकर के। तो इन्होंने बताया कि 18वीं शताब्दी में in 18th century we find what we find the emergence of the coffee house in London and what was the reason। उसके पीछे पॉलिटिकल हिस्ट्री था, सोशल हिस्ट्री था, इकोनॉमिकल हिस्ट्री था, रिलीजियस हिस्ट्री था। तो सोशल हिस्ट्री था उसके आने में। एक फेमस पोयम है रेप ऑफ द लॉक इज क्लेम्ड टू बी कंपोज्ड आउट ऑफ गॉसिप्स हर्ड इन अ कॉफी हाउस इन लंदन। कह रहे हैं कि एक फेमस पोयम रेप ऑफ द लॉक है, इसके राइटर का नाम क्या है और इसमें गॉसिप दिखाया गया, इसकी गॉसिप को सुना गया था लंदन के कॉफी हाउस में। वी ऑल नो कि रेप ऑफ द लॉक इज अ मॉक एपिक रिटन बाय अलेक्जेंडर पोप, 5 कैंटोज में डिवाइडेड है। द हीरोइन इज बिलिंडा एंड द हीरो इज पीटर, और बिलिंडा का जो लॉक है उसको कट डाउन कर दिया जाता है। These things we see, these things we find। what I want to tell you कि हमें इन सब चीजों पे ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 28, क्वेश्चन नंबर 27, these are you can say कि highly significant questions in most of the examinations you will come to know। कॉफी हाउस हो गया, डायरी को हो गया, अलेक्जेंडर पोप का रेप ऑफ द लॉक हो गया, हर एग्जामिनेशन में किसी ना किसी रूप में पूछा जाता है। The proper study of mankind is man is known as the famous quotation। कई बार मैंने बताया है the proper study of mankind is man, यह एक कोटेशन है अलेक्जेंडर पोप का। कहां से लिया गया? एशियन मैन से लिया गया है। अगला क्वेश्चन है द पोएट्स ऑफ द लेट हु चूज डेथ फॉर देयर सब्जेक्ट आर ग्रुप्ड एज ग्रेवयार्ड पोएट्स। कह रहे हैं कि वे पोएट 18वीं शताब्दी के लेट पोएट जिन्होंने क्या किया, अपना सब्जेक्ट जो है क्या चुना, अपनी कविता उन्होंने उन लोगों पर चुनी जो लोग मर चुके थे, डेथ। 18वीं शताब्दी में एक ग्रुप ऑफ पोएट्स ऐसा आता है जो कि क्या कर चुके हैं, जिन्होंने उनके बारे में लिखा जो इस दुनिया को अलविदा कह चुके, इस दुनिया से रुखसत हो चुके हैं। दे डाइड, दे लेफ्ट द वर्ल्ड, दे पास्ड अवे। तो उनके जीवन को लेकर के सम पोएट्स रोट ब्यूटीफुल पोएम्स और उन पोएट्स को क्या कहा जाता है? ग्रेवयार्ड पोएट्स। तो क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि ग्रेवयार्ड पोइट्री किस सेंचुरी में आई है? ग्रेवयार्ड पोइट्री 18वीं शताब्दी में आई है। ये एक ग्रुप ऑफ पोएट्स थे और इन्होंने क्या किया, खूबसूरत पोएम्स लिखी है। खास करके आप देखेंगे थॉमस ग्रे का एलजी रिटन इन अ कंट्री चर्चयार्ड भी उसी चीज को कवर करता है। नेक्स्ट है एलजी रिटन इन अ कंट्री चर्चयार्ड, जो कि एक फेमस पोयम है और इसमें भी डेथ थीम को लिया गया। किसने लिखा? थॉमस ग्रे ने लिखा है। ये कब पब्लिश हुआ था? 1751 में। इसमें किसके बारे में बात की गई है? पुअर विलेजर्स के डेथ को लेकर के बात की गई है।
Night thoughts is about life, death, the future world and God which is written in blank words। करें एक पोयम है जिसका क्या नाम है, नाइट थॉट्स। यह जो है किसके बारे में है, लाइफ के बारे में है, डेथ के बारे में है, फ्यूचर वर्ल्ड के बारे में है, गॉड के बारे में, और किसमें लिखा गया, ब्लैंक वर्ड्स में। देखिए क्वेश्चन एक है लेकिन कई चीजें कवर कर रहा है। पोयम का नाम क्या है, नाइट थॉट्स है। पोयम किसके बारे में है, लाइफ के बारे में है, डेथ के बारे में, फ्यूचर वर्ल्ड के बारे में है, गॉड के बारे में है, और यह ब्लैंक वर्ड्स में लिखा गया है। लेखक का क्या नाम है, एडवर्ड यंग। तो नाइट थॉट्स एक पोयम है, ब्लैंक वर्ड्स में लिखी गई। इसका थीम क्या है, लाइफ है, डेथ है, फ्यूचर वर्ल्ड है, गॉड है, और ब्लैंक वर्ड्स में लिखा गया, एडवर्ड यंग ने लिखा है। इन पोयम द ग्रेव, करें एक पोयम है द ग्रेव, ही बेक्स द डेड। करें वह जो है डेड लोगों से को इसके बारे में, ही बेक्स वह याचना करता है, द डेड जो लोग मर चुके हैं उनके लिए याचना करता है, टू कम बैक कि आप वापस आ जाइए, एंड टेल समथिंग अबाउट द ग्रेव, और कब्र का एक्सपीरियंस हमारे साथ साझा करिए। करें कि एक पोयम है द ग्रेव, और वो जो पोयम है उसमें जो है वो क्या करता है, कहता है कि जो लोग मर चुके हैं, दफन कर दिए गए हैं, वो उनसे कहता है कि आप लोग वापस आइए और मुझे कब्र के एक्सपीरियंस को मेरे साथ साझा करिए। उस पोएट का क्या नाम है, रॉबर्ट ब्लेयर। तो द ग्रेव पोएट पोयम किसने लिखा, रॉबर्ट ब्लेयर ने लिखा है। द ग्रेव पोयम रॉबर्ट ब्लेयर ने लिखा है। रिचर्ड स्टील, जोसेफ एडिसन, जोनाथन स्विफ्ट, डैनियल डीफो, सैमुअल रिचर्डसन, लॉरेंस ईस्टन आर फेमस प्रोज राइटर्स। ये सब फेमस प्रोज राइटर्स, रिचर्ड स्टील, जोसेफ एडिसन, जोनाथन स्विफ्ट, डैनियल डीफो, सैमुअल रिचर्डसन, लॉरेंस ईस्टन, ये सब फेमस प्रोज राइटर है। किस एज के हैं, 18वीं शताब्दी के। टुडे यू आर कवरिंग वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज आप कवर कर रहे हैं, ये चीज आपको ध्यान में रखना है। So you are getting what you are getting कि रिचर्ड स्टील, जोसेफ एडिसन, जोनाथन स्विफ्ट, डैनियल डीफो, सैमुअल रिचर्डसन एंड लॉरेंस ईस्टन फेमस प्रोज राइटर है 18वीं शताब्दी के। रिचर्ड स्टील एंड जोसेफ एडिसन वर ऑफ द पीरियोडिकल्स। करें कि रिचर्ड स्टील और जोसेफ एडिसन ने इन्होंने पीरियोडिकल्स निकाला था। तो ये पीरियोडिकल्स किस रूप में, ये टीचर्स थे, डॉक्टर्स थे, सोशल वर्कर्स थे, नो जर्नलिस्ट थे। इन्होंने जो है द टैटलर, नॉट द टैटलर, द स्पेक्टेटर, और एक और जर्नल निकाला था द स्पेक्टेटर, SPECTATOR, जो जर्नल का नाम है, क्या नाम है, द स्पेक्टेटर। इन्होंने जो जर्नल निकाला था उसमें से एक जर्नल का क्या नाम है, स्पेक्टेटर नाम है। सो रिचर्ड स्टील एंड जोसेफ एडिसन वर ऑफ द पीरियडिकल्स, उन्होंने जर्नल निकाला था जिसका नाम क्या था, द स्पेक्टेटर। एक और जर्नल था, आई एम मिसिंग दैट जर्नल, आई डोंट रिमेम्बर कि विच वाज दैट जर्नल, वो थोड़ा सा मैं मिस कर रहा हूँ। एक जर्नल और भी था उनका, द स्पेक्टेटर एंड द समथिंग समथिंग मिसिंग, याद नहीं आ रहा अभी। खैर, पब्लिश्ड हिज पीरियोडिकल, या द टैटलर नीचे दिया गया, द टैटलर, द स्पेक्टेटर एंड द टैटलर। तो कह रहे हैं कि पब्लिश्ड हिज पीरियोडिकल, द टैटलर एक पीरियोडिकल जर्नल था जो 1709 ईस्वी में शुरू हुआ है। द टैटलर के राइटर का नाम रिचर्ड स्टील। ये सारे क्वेश्चंस पूछे गए हैं, अगेन एंड अगेन आई एम सेइंग द सेम थिंग, रिपीटिंग द question. You don't have to ignore, be very serious, be and attend the class regularly। कारण है कि काफी इंपॉर्टेंट चीज आप कवर करें, काफी इंपॉर्टेंट चीज चल रहा है। Now you find the next thing, both Richard Steele and Joseph Addison worked together in the daily periodical। करें जोसेफ एडिशन और रिचर्ड स्टील दोनों ने मिल करके पीरियोडिकल में जो है क्या किया था, काम किया था साथ साथ। वो कौन सा था, 1711 से 1712 में एक आता है जिसका नाम द स्पेक्टेटर होता है। द स्पेक्टेटर में दोनों लोगों ने साथ साथ काम किया था। जो जो द स्पेक्टेटर जर्नल है उन लोगों ने जो साथ साथ काम किया हुआ था। और बोथ रिचर्ड स्टील, करें रिचर्ड स्टील एंड जोसेफ एडिसन, और जोसेफ एडिसन दोनों लोगों ने साथ साथ काम किया हुआ था। किसमें साथ साथ काम किए हुए थे, द स्पेक्टेटर नाम के जर्नल। और यह जर्नल कब से निकला था, 1711 से लेकर 1712 में। द टाइटलर कब आया, 1709 में आया। डिक्शनरी ऑफ द इंग्लिश लैंग्वेज वाज पब्लिश्ड, अंग्रेजी की पहली डिक्शनरी 1755 में आती है। कई बार इसको मैंने बात किया, इसके राइटर सैमुअल जॉनसन है। सैमुअल जॉनसन एक वेल नोन क्रिटिक है, और सैमुअल जॉनसन से पहले इंग्लिश का जो क्रिटिक आता है उसका क्या नाम था, उसका नाम जॉन ड्राइडन था। जॉन ड्राइडन को फादर ऑफ इंग्लिश क्रिटिसिज्म कहा गया। लेकिन फादर ऑफ इंग्लिश डिक्शनरी किसको कहा जाता है, फादर ऑफ इंग्लिश डिक्शनरी डॉक्टर सैमुअल जॉनसन को। और 1755 में ये पहली डिक्शनरी इंग्लिश की आती है हमारे पास में।
So this is another important question. Another of the famous satires, करें एक famous satires है जिसका नाम क्या था, गुलिवर ट्रेवल्स, which is 4 book, जो 4 किताबों में है, and is about गुलिवर्स वायज, और यह गुलिवर्स के समुद्री यात्रा को लेकर के है, और कहाँ पे दिखाया गया, लिलीपुट में दिखाया गया। करें एन अदर ऑफ फेमस सटायर्स, एक दूसरा महत्वपूर्ण फेमस सटायर्स, एन अदर ऑफ फेमस सटायर्स, एक फेमस सटायर है जो कि गुलिवर ट्रेवल्स है, और जो 4 किताबों में है, और जिसमें गुलिवर्स वायज को लेके दिखाया गया, और इसका सेटिंग कहाँ पर है, लिलीपुट में है। और इसमें क्या दिखाया गया, इसमें दिखाया गया कि जो लोग छोटे लोग हैं, छोटे कद के लोगों को, डॉर्फ के लोगों को दिखाया गया है, जिसको बौना हम लोग कहते हैं, उनकी लाइफ स्टाइल। इसके राइटर का क्या नाम है, जोनाथन स्विफ्ट। जोनाथन स्विफ्ट बड़े सैटिरिस्ट थे, उन्होंने सार्डनिक सटायर का यूज किया हुआ है। तो यू सी व्हाट यू सी की जोनाथन स्विफ्ट रहे हैं, और जोनाथन स्विफ्ट ने सार्डनिक सटायर का यूज किया, और गुलिवर ट्रेवल्स एक सैटिरिकल बुक थी, और ये बुक जो है आपका 4 उसमें है, लिलीपुट उसका सेटिंग है। Is the story of shipwrecked person who spends 20 years on Caribbean island with cannibals। करें कि एक कहानी है, इज द स्टोरी ऑफ शिपरेक्ड, करें कि वो कौन सा वर्क है जिसमें कहानी बताई गई है कि एक जहाज शिपरेकिंग हो जाता है। शिपरेक का मतलब जहाज जो है क्रैश कर जाना, जहाज डूब जाना, शिपरेकिंग पर्सन का, और वह 28 साल अपना जो है समुद्र में कैरिबियन आइलैंड में खर्च करता है। कैरिबियन आइलैंड में अपना 28 साल खर्च करता है विद कैनिबल्स। किसके साथ खर्च करता है, जो कैनिबल हो जाते हैं। कैनिबल का मतलब होता है नरभक्षी, जो आदमियों का शिकार करते हैं उनको कैनिबल कहा जाता है, जो जब आदमी आदमी का शिकार करे। तो इज द स्टोरी ऑफ अ शिपरेक्ड पर्सन, करें कि ये जो है एक स्टोरी है शिपरेक्ड पर्सन का, who spends 28 years, जो 28 साल खर्च किया ऑन अ कैरिबियन आइलैंड, कैरिबियन आइलैंड में विद कैनिबल्स। वो स्टोरी कौन सी है, रॉबिन्सन क्रूसो। रॉबिन्सन क्रूसो। उसके बाद है बाय डैनियल डिफो ऑफ अ नॉवेल, एक नॉवेल लिखा गया डैनियल डिफो के द्वारा, जिसमें क्या है, डैनियल डिफो ने एक नॉवेल लिखा जिसमें अबाउट अ ब्यूटीफुल गर्ल, जिसमें एक ब्यूटीफुल गर्ल को लेकर के जिक्र है, हुज थर्स्ट फॉर मनी करप्ट्स हर, जो पैसे की चाहत में करप्ट हो जाती है। ये कहानी किस नॉवेल की है, मोल फ्लैंडर्स। तो मोल फ्लैंडर्स एक नॉवेल है, और यह नॉवेल किसने लिखा, डैनियल डिफो ने लिखा। इसमें एक ब्यूटीफुल गर्ल की कहानी है जो पैसे की चाहत में, या पैसे के उसको जरूरत है, जरूरत इन द सेंस कि मोर एंड शी बिकम्स अ करप्ट वुमन, शी बिकम्स अ करप्ट लेडी। So you find this story, where you find this story in Daniel Defoe's work, that is Moll Flanders. Now the next novel is Clarissa। एक और नावल है जो कि क्लारिसा है, which is about a beautiful and talented girl। इसमें भी दिखाया गया कि ये कहानी एक ब्यूटीफुल और टैलेंटेड गर्ल क्लारिसा की है। और ये जो क्लारिसा जो नावल है, और ये किसने लिखा, उसी लड़की के नाम पर ही नावल का नाम लिखा गया, और इसको सैमुअल रिचर्डसन ने लिखा, सैमुअल रिचर्डसन का क्लारिसा। नावल पामेला, एक नावल पामेला है, इज अबाउट गर्ल, या एक गर्ल के बारे में, नेम्ड पामेला, जिसका नाम पामेला है, हु इज द मेड ऑफ स्क्वायर बीस मदर, जो स्क्वायर बीस की माँ की नौकरानी है। और इसको किसने लिखा, सैमुअल रिचर्ड। पामेला तो कई बार पूछा जा चुका। पामेला इज एन एपिस्टेलरी नॉवेल। व्हाट टाइप ऑफ नॉवेल, एपिस्टेलरी नॉवेल। EPIS TALORY, एपिस्टेलरी नॉवेल। जो एपिस्टल वर्ड है, इट्स अ लैटिन वर्ड, एंड यू विल कम टू नो कि इसका मतलब क्या होता है कि लेटर, LETTER, पत्र व्यवहार। इसमें दिखाया गया कि हीरोइन राइट्स लेटर टू हीरो, हीरो राइट्स लेटर टू हीरोइन। तो इस मैनर में जो है ये पूरी नावल चलती है, और ये नावल 18वीं शताब्दी में इस पोजीशन को हम देखते हैं। तो नावल जो है पामेला एक नावल है, और यह किसके बारे में है, अबाउट अ गर्ल नेम्ड पामेला। यह एक लड़की के बारे में है जिसका नाम पामेला है, हु इज द मेड ऑफ स्क्वायर बीस मदर, जो स्क्वायर बीस की माँ है। एंड यू फाइंड कि इसको किसने लिखा, सैमुअल रिचर्डसन ने लिखा। फर्स्ट नावल द लाइफ एंड ओपिनियंस ऑफ ट्रिस्ट्रम शैंडी, कह रहे एक नावल जो पहला नावल था द लाइफ एंड ओपिनियन ऑफ ट्रिस्ट्रम शैंडी का,
ये नावल का नाम है, इसके राइटर लॉरेंस ईस्टन। कई बार ये पूछा जा चुका है। समटाइम्स यू विल फाइंड this particular question ki Lawrence Easton में spelling LAU, somewhere you will find LAU, but here you see LAW, so therefore you don't have to create any confusion. Both are same, whether you write LAW, whether you write LAU, that doesn't matter. The important thing is that he has written a very beautiful novel. उन्होंने एक खूबसूरत नावल लिखा, and the name of that novel is Tristram Shandy, The Life and Opinions of Tristram Shandy. Written by whom? Written by Lawrence Easton. क्वेश्चन नंबर 45 है आर अबाउट गोस्ट, विचेस, सुपरनेचुरल एलिमेंट्स एंड डेड पर्सन। कह रहे वो कौन सा नावल है जो गोस्ट के बारे में, विचेस के बारे में, सुपरनेचुरल पर्संस के बारे में है और डेड पर्सन। द गॉथिक नावल। गॉथिक नावल में इस तरह की कहानी है। और गॉथिक नावल सबसे पहला जो इम्पोर्टेंट गॉथिक नावल है वो होरेस वालपोल का कैसल ऑफ ऑट्रेंटो है, जो 1765 में पब्लिश हुआ था। अगला क्वेश्चन उसी के बारे में है। गॉथिक नॉवेल जर्मन वर्ड गॉथ से आया। जर्मन में एक आर्किटेक्ट होता था गॉथ, जिसमें क्या होता था, महलों में इस तरह का आर्किटेक्ट दिखाया जाता था या इस तरह की चीजें होती थी जिसमें विचेस को लेकर, गोश्त को लेकर, सुपरनेचुरल, वहां से सब चीजें लेकर के आई हुई है। सो यू फाइंड कि आर अबाउट गोस्ट, विचेस, सुपरनेचुरल एलिमेंट्स एंड डेड पर्सन, दैट इज अ गॉथिक नॉवेल। The Castle of Otranto, it's a very significant question. The Castle of Otranto is a novel, एक नावल है about 12th and 13th century, 12वीं और 13वीं शताब्दी के बारे में। It is about a ghost, या एक भूत की कहानी है, that lives in an old building, जो एक पुरानी बिल्डिंग में रहता है, and haunts beautiful ladies in the area, और उस एरिया की जो खूबसूरत लेडीज हैं उनका वह शिकार करता है या उनको परेशान करता है। इसको किसने लिखा? होरेस वालपोल ने लिखा। अभी मैं इसी की बात कर रहा था। अंग्रेजी में पहला नावल जो गॉथिक नावल का एग्जाम्पल है, द क्रेडिट गोज टू हुम, द क्रेडिट गोज टू होरेस वालपोल, उन्होंने उसको लिखा हुआ था। 1765 में यह आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वाटेक्स। वाटेक्स भी एक राइटर है। वाटेक्स इज अबाउट, सॉरी, वाटेक एक नॉवेल है। वाटेक जो नॉवेल है ये भी गॉथिक नॉवेल का एग्जांपल है। वाटेक इज अबाउट अ मैन, या एक मैन के बारे में है, और वह मैन का क्या नाम है? वाटेक, हु विजिट्स द हेल, जिसमें दिखाया गया कि वो नरक की यात्रा करता है, एंड इज पनिश्ड फॉर क्राइम्स, और वह जो है उसको दंड मिलता है अपने पापों के लिए, यानी जो उसने पाप किया था उसके लिए उसको क्या मिलता है? दंड मिलता है। ये जो है नावल किसका है? वाटेक किसका है? ये भी कई बार पूछा जा चुका है। विलियम बेकफोर्ड का है। इट्स अबाउट विलियम बेकफोर्ड, ये विलियम बेकफोर्ड का है। तो यू कम टू नो कि 47 में जो क्वेश्चन है विलियम बेकफोर्ड का है। 47 क्वेश्चन नंबर 48, ग्रेटेस्ट नावल द मिस्ट्रीज ऑफ उडाल्फो। करेंगे एक ग्रेटेस्ट नावल मिस्ट्रीज ऑफ उडाल्फो है। इस सेट इन माउंटेन्स, यह जो है पर्वतीय क्षेत्र में इसका सेटिंग है। इट डिस्क्राइब द लाइफ ऑफ अ गर्ल इमाइली, यह एक लड़की की कहानी बताता है जिसका नाम इमाइली है, हु इज हेल्ड बाय हर आंट्स, जो अपने आंट के द्वारा कंट्रोल की जाती है। आंट्स हस्बैंड इन अ डार्क कैसल, जो अपने चाची के हस्बैंड, मतलब अपने चाची के हस्बैंड, मतलब अपने चाचा के द्वारा ये किले में बंद कर दी जाती है। यह उस लड़की की कहानी है। इसको किसने लिखा? एन रैडक्लिफ ने लिखा। ये कई बार पूछा जा चुका है। सो यू फाइंड कि एन रैडक्लिफ एक राइटर है, एंड रैडक्लिफ हैज रिटन द मिस्ट्रीज ऑफ उडाल्फो, उन्होंने द मिस्ट्रीज ऑफ उडाल्फो लिखा है। इस सेट इन माउंटेन्स, ये जो है माउंटेन्स वगैरह में उसका सेटिंग है। इट डिस्क्राइब द लाइफ ऑफ अ गर्ल, यह एक लड़की की कहानी बताती, इमाइली, हु इज हेल्ड बाय हर आंट्स हस्बैंड इन अ डार्क कैसल, जो कि अपने आंट्स हस्बैंड का डार्क कैसल में उसका अपना जिक्र है। सो दीज थिंग्स यू सी, दीज थिंग्स यू फाइंड। तो एन रैडक्लिफ has written the mysteries of Udolpho. Now this is the last question of today's session. Not last, अभी और भी है। William Blake is a poet of the transition period. William Blake is a poet of, ये ऑलरेडी आंसर दे दिया। कह रहा कि ट्रांजिशन पीरियड के एक बड़े पोएट का क्या नाम है? विलियम ब्लेक। विलियम ब्लेक जो है ये ट्रांजिशन पीरियड की, जब हम नियो क्लासिकल एज से जुदा हो रहे हैं और रोमांटिक एज में हमारा प्रवेश हो रहा है या हम उसमें एंट्री कर रहे हैं, तो वो ट्रांजिशन पीरियड था, बदलाव का दौर था, परिवर्तन का दौर था।
और उस दौर में जो है उसको लिखा गया था। तो विलियम ब्लेक इज अ पोएट ऑफ द ट्रांजिशन पीरियड, वह ट्रांजिशन पीरियड के हैं। इसके अलावा कुछ वर्क है 50 में, पोएटिकल स्केचेस 1783, सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंस 1789, सॉन्ग्स ऑफ एक्सपीरियंस 1789, prophetic books, The Marriage of Heaven and Hell 1790, America 1793, The Book of Yuri Zen 1794, Book of Laws 1795, The French Revolution 1793, The Visions of the Daughters of Albion 1793, The Europe 1794। ये सब किसने लिखा? विलियम ब्लेक ने लिखा। बहुत इंपॉर्टेंट, खासकर सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंस, सॉन्ग्स ऑफ एक्सपीरियंस कई बार पूछा जा चुका है। सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंस से द टाइगर लिरिक लिया गया है और सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंस से द लैम्ब लिरिक लिया गया है। सॉन्ग्स ऑफ एक्सपीरियंस से द टाइगर लिरिक लिया गया। ये दो पोएम जरूर ध्यान में रखिएगा, बाकी अगर आप और छोड़ भी देते हैं तो उतना फर्क नहीं पड़ता है, बट टू पोएम्स यू हैव टू कीप इन योर माइंड, सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंस एंड सॉन्ग्स ऑफ एक्सपीरियंस। एंड दिस इज द लास्ट शीट ऑफ टूडेज क्लास। द रेस्टोरेशन पीरियड वाज अ टाइम, करे रेस्टोरेशन पीरियड एक समय था, व्हेन देयर वाज चेंजिंग, जब तमाम बदलाव हो रहा था, पैटर्न्स ऑफ दाऊ एंड यू, दाऊ और यू पैटर्न को, पहले इंग्लिश में यू को योर लिखा, यू को दी लिखा जाता था और दाऊ वगैरह ये सब लिखा जाता, तो उसमें बदलाव हो रहा था। वह कौन सा बदलाव था? द रेस्टोरेशन। ऑलरेडी इन्होंने आंसर दे दिया है। 52 इंट्रोड्यूस्ड हीरोइक कपलेट which reinforce simplicity, harmony and balance in language। कह रहे हैं कि इंग्लिश लिटरेचर में वो कौन से पोएट थे जिन्होंने हीरोइक ज्यादा पॉपुलैरिटी दी, इंट्रोड्यूस दिया, उसमें बैलेंस स्थापित किया। तो हम सारे लोगों को पता है अलेक्जेंडर पोप और जॉन ड्राइडन, ये दो ग्रेट पोएट है जिन्होंने क्या किया है, हीरोइक कपलेट का यूज किया है और उसको बैलेंस में लाया, उसको पॉपुलर बनाया, उसमें परफेक्शन लाए। तो ये सारी चीजें थी। तो टुडे यू हैव कवर्ड 30 क्वेश्चंस, 30 क्यों 32, कल हमने 20 क्वेश्चन कवर कराया था, आज मैंने 32 क्वेश्चंस कवर कराया। लेकिन उस 32 क्वेश्चंस में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चल रहे हैं और आप इसे रेगुलर अटेंड करिए, लोगों को भी इसके बारे में बताइए कि दे हैव टू ज्वाइन द सेशन, बिकॉज नाउअडेज यू आर गेटिंग इट रेगुलरली और उसमें आपका फायदा है, लोगों का फायदा है, तो इसको आप वो करिए। तो नाउ कंक्लूडिंग हियर एंड आई जस्ट वांट टू से वन इम्पोर्टेंट थिंग कि या